ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, मान लीजिए किसी बिंदु O पर, किसी पॉइंट O पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है +Q। ठीक है, और यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर, R दूरी पर कोई पॉइंट P है। R दूरी पर क्या है? कोई पॉइंट। उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की गणना करनी है, कैलकुलेट करना है पोटेंशियल कितना है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज +Q, यानी कि इस +Q आवेश के कारण इस पॉइंट P पर विभव कितना है, पोटेंशियल कितना है, ये हमको पता करना है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी एक्सिस पे, इसी लाइन पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बिंदु लेते हैं A। कौन सा बिंदु लेते हैं? जिसकी Q से दूरी x है। ध्यान से समझते जाइएगा, जिसकी इस +Q चार्ज से दूरी कितनी है? वैसे तो हमको पोटेंशियल की जो गणना करनी है, जो पोटेंशियल फाइंड करना है, वो पॉइंट P पर करना है जिसकी Q से दूरी R है। मगर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक और उपाय यहाँ पे सोचा है। हम इसी लाइन पर पॉइंट A लिए हैं और उस पॉइंट पर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखें, क्या रखें? टेस्ट चार्ज। मान लीजिए Q0 टेस्ट चार्ज है, कल्पना करो आप। ठीक है, तो मुझे बताइए कूलॉम के नियम के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इस +Q चार्ज के कारण उस Q0 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, मुझे आप बताइए। कूलॉम के नियम के अनुसार मान लीजिए ये पूरा सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है अभी, वो किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है। अगर आप मान के चल रहे हो कि हाँ सर वो किसी मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उस केस में जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो कैसा होगा? 1/4πε0 कैपिटल K लिखते हैं, आपको पता है। दोनों के बीच का फोर्स पता करना है, तो Q0 नहीं सर, पॉइंट A और यहाँ पॉइंट O के बीच की दूरी x है, न कि r है। डिस्टेंस का आपको भली भांति ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम देखो ना, किसके किसके बीच फोर्स निकाल रहे हो आप? Q और Q0 के बीच, तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो लिखनी पड़ेगी आपको। इज इट क्लियर? ये जो बल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फोर्स हम लोग जो अभी लिखे हैं यहाँ पर, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी Q से Q0 की तरफ, उस दिशा में, यानी O से A की दिशा में, क्योंकि रिपल्सन फोर्स लगेगा, है ना, तो रिपल्सन फोर्स उधर की ओर लगेगा। तो ये ऐसा। कोई डाउट है क्या सर? बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है? पक्का? एकदम ठीक है, बढ़िया है, मस्त है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इधर, अब मैं क्या करता हूँ, जो पॉइंट ए पर जो Q0 चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसको मैं इस तरफ थोड़ा नज़दीक लाता हूँ। एक मान लो इसके बहुत करीब एक पॉइंट बी है और इन दोनों के बीच की दूरी मात्र dx, बहुत कम दूरी है। कितनी है? dx। तो उस Q0 चार्ज को A से B तक लाने में, क्योंकि A से B तक दूरी बहुत कम है, तो सीधी सी बात है कि A से B तक लाने में बहुत कम काम करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। तो उस स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा सर, बता दीजिए। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? वर्क डन टू मूव चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B, और डिस्टेंस थोड़ी सी है dx, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो मैं लिखता हूँ स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx, विस्थापन, जितनी दूरी तक आप सरकाए हो वो उसका डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स। मगर यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक ये है कि सर जो फोर्स लग रहा है ना सर इस Q0 चार्ज पर, उसकी दिशा उधर है और आप सरका रहे हो इधर। देखो A से B तक सरका रहे हैं,
तो फोर्स उधर लग रहा है, सरका इधर रहे हो, यानी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं। दैट इज वाई आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आया? कोई डाउट? बढ़े आगे। तो आपको माइनस क्यों लगाना पड़ेगा? अच्छा माइनस लगा तो दिया, लेकिन कारण हमको नीचे लिखना पड़ता है। तो यहाँ ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है? ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि यहाँ पर बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। Here minus sign shows that the direction of force and displacement are opposite to each other। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब चलिए आगे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं ये फोर्स की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स के लिए लिख दूँ, चलिए बाद में लिखूंगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो आप DW जो कैलकुलेट किए हो, वो DW कौन सा वाला वर्क है बताओ तो भला? A से B तक। कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। मगर मुझे तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मकसद क्या था, मेरा क्या उद्देश्य था? सर आपका उद्देश्य ये था कि आप पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो। कौन से पॉइंट पर? किस चार्ज के कारण? इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कुछ समय के लिए आप मुझे याद करके बताइए कि पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहा था मैंने आपको पिछली क्लास में? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल पता करना हो तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि अनंत से, इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको उस पॉइंट पर पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि अगर आपको पॉइंट P पर पोटेंशियल पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अनंत से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ रहा है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो मैं उसी बात को लिखूंगा, ठीक है? तो मैं लिखूंगा टोटल वर्क डन टू मूव चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। जो लिखा समझ में आ रहा है? अब हमको किस बात का वर्क डन कैलकुलेट करना है? चार्ज Q0 को। अभी मैं चार्ज Q0 के लिए निकाल रहा हूं। जब चार्ज Q0 के लिए वर्क डन निकाल लूंगा, बाद में मैं यूनिट चार्ज के लिए निकालूंगा Q0 से डिवाइड करके। पिछले बार भी हम लोग वही किए थे, वर्क डन निकालने के बाद Q0 से जब डिवाइड किए थे तब वो यूनिट चार्ज के लिए निकला था और उस चीज को अपन पोटेंशियल बोले थे, याद है आपको? तो आज भी हम वही करेंगे। तो चलिए, वो वर्क डन कितना होगा सर? तो वो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको ये जो छोटा सा वर्क डन है ना सर, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और बहुत सरल सा काम है सर। आप कहाँ से लाना चाह रहे हैं चार्ज को? अनंत से, तो लोअर लिमिट अनंत हो जाएगी। हमेशा आपको जहां से जहां की ओर काम करना पड़ता है ना, तो जहां मतलब नीचे, और जहां तक काम करना पड़ता है वो ऊपर। नीचे से ऊपर की लिमिट लगाई जाती है। कहाँ तक काम करना पड़ रहा है? तो हम जो लिमिट लिख रहे हैं ना वो दूरियों के रूप में लिख रहे हैं। तो आप बोल रहे सर आप इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हो, कहाँ तक? पॉइंट P तक। तो इन्फिनिटी टू P मत लिख देना, एक्चुअली में आपको दूरी के रूप में लिखना है। तो P की Q से दूरी कितनी है? R। तो आपको यहाँ पे R लिखना पड़ेगा। लिमिट को आपको किसके रूप में लिखना है? दूरियों के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? दूरियों के रूप में। समझ में आया? तो हम अनंत से ला रहे हैं, कौन से बिंदु तक ला रहे हैं? बिंदु P तक ला रहे हैं, पॉइंट P तक ला रहे हैं। तो पॉइंट P की ये जो O जहां पर प्लस Q चार्ज रखा है वहां तक दूरी कितनी है? R है। तो हम यहाँ R लिखेंगे। बढ़े आगे। DW की वैल्यू रखिए, अनंत से R माइनस F dx। क्लियर है क्या? माइनस को बाहर निकाल देता हूं, अनंत से R F dx बचेगा। F का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से रख देता हूं। तो क्या होगा बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q0 बाई x स्क्वायर dx। समझ में आया कि नहीं बताओ? कोई डाउट है क्या? अब इसमें देखो, ये जैसे dx लगा है ना पीछे में, dx है, इसका मतलब ये है कि हम ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? ये जो d फलाना, d क्या लिखा है अभी? x लिखा है। समझो हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। जैसे d y लिखा रहता तो हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। जो d के बाद जो लिखा रहता है समझ जाओ उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है।
अभी डी के बाद एक्स लिखा है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों में जो बिना एक्स वाली चीज़ है, जैसे 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो की, ये सब कांस्टेंट है, क्यू क्यू जीरो फिक्स है, जो चीज़ फिक्स है, जो चीज़ नहीं बदलने वाली, उनको आप इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कर दो। और क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, इसलिए x वाली चीज को अंदर रोको। समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे की कहानी क्या होगा मुझे बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के भी आएगा, क्यू क्यू जीरो बाहर आएगा, अंदर बचेगा अनंत, ये अनंत है ना, माइनस अनंत नहीं, अनंत, ऊपर r 1/x² dx। कोई डाउट है क्या? बढ़े आगे। चलिए अब सुनिए मेरी बात को आप ध्यान से, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला 1/x², 1/x² वहाँ दिख रहा है ना। मैं आपको डायरेक्ट जो जनरल फॉर्मूला होता है वो बताता हूँ। x की घात n रहता है जब, तो x की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है, x की घात n, x रेज़ टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो आप याद रखें जन्म भर के लिए, xn+1/n+1 क्या है, x की घात में n+1 यानी x रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन में n+1। x की घात जैसे 5 रहता, x की घात क्या होता मान लो, तो क्या होता x की घात यानी कि 6, 5+1 मतलब 6 और अपॉन 5+1 यानी x की घात 6/6। x की घात 100 होता तो x की घात 101/101 यानी जितनी घात यहाँ दिख रहा है उससे एक बढ़ा के ऊपर और नीचे भी उत्तर से डिवाइड। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? तो अब यहाँ पे क्या होगा, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना भाई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो ये -1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, और साथ में क्या लिखा है, क्यू क्यू जीरो है ना, और ये जो अनंत से लेकर r तक की लिमिट है, और अंदर क्या लिखा है सर, 1/x², उसको ऊपर चढ़ाइए और x की घात -2 हो जाएगा। समझ में है? अब आप इस फॉर्मूले को देखो, इसको देखो, n की जगह क्या नजर आ रहा है मुझे बताओ। तो जब n यहाँ है तो n रहता है, 100 रखे थे तो 100 रखे थे, अब आपको क्या रखना है, -2। तो उस फॉर्मूले में भी -2 रख के मुझे बताइए, माइनस क्यू क्यू जीरो को एक साथ ले देता हूँ, क्यू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा। चलिए अब बताइए मुझे क्या होगा। आप देखो x की घात में n+1, n+1 और n की जगह क्या दिख रहा है, -2, तो -2+1 अपॉन -2+1। कुछ भी नहीं किए, केवल फॉर्मूले में n के स्थान पर -2 रखे हैं। कोई डाउट है क्या? और आपको पता है कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला जो इंटीग्रेशन मैंने कब फॉर्मूला लिखा, इसमें इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट लगी है यहाँ पे। तो जब लिमिट लगी हो तो आपको क्या करना है पता है, ऐसे ब्रैकेट लगाना है और ये लोअर और अपर लिमिट को ऐसे टांग देना है। आपको पता है ये हम काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी। -2+1 कितना होगा सर, -1। वो -1 को बाहर निकाल दो, वो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, तो अंदर बचेगा क्यू क्यू जीरो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, और अंदर क्या बचेगा बेटा, ये तो बाहर निकल गया। x की घात कितना बचेगा, x की घात -1 को हम 1/x लिख सकते हैं, 1/x लिख दिए, और ये अनंत और ये r। कोई डाउट है क्या? बढ़े आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ लिखूँ मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, और ये फॉर्मूले का काम भी हो गया। इतने में हमारा आंसर अब आ जाएगा। सब ध्यान से देखिएगा, जब आपने लिमिट वाला समाकलन किया है तो अब लिमिट रखने का समय आ गया है। लिमिट कैसे रखते हैं पता है आपको, x के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा के x के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे। कैसे, देखिए हम क्या कैलकुलेट करते सर, w, इसको याद रखना आप, ठीक है। चलिए तो क्या होगा बताओ, w इक्वल क्या बचेगा, क्यू क्यू जीरो बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के
अब x के स्थान पर क्या रखनी है, पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/r। x के स्थान पर r रखना है, फिर माइनस करके उसी x के स्थान पर अब लोअर लिमिट रखनी है। लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। 1/∞ यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को 1 के बटे में इन्फिनिटी नहीं, किसी की भी संख्या के बटे में इन्फिनिटी रहेगा ना, सबका मान 0 थे, आप याद रखना। चाहे 1 के बटे में अनंत हो, चाहे 5 के बटे में अनंत हो, कोई भी पूर्णांक संख्या या कोई भी अशून्य संख्या, नॉन जीरो नंबर, कोई भी के बटे में अगर इन्फिनिटी है तो वैल्यू कितनी आती है, 0। तो इस बात को ध्यान रखें। और ये फिर 0 हो जाएगा, तो अब आंसर आपको कितना आएगा, Q0 1/4πε0 K 1/r। ये तो निपट गया, 0 हो गया, हटा दो उसको, भूल जाओ। ये आपने वर्क डन कैलकुलेट किया। क्लियर है, कोई डाउट है क्या? अभी वर्क डन कैलकुलेट हुआ है, वो भी कहां से कहां तक, किसको लाने में, बताओ मेरे को। इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट P तक, किसको लाने में, Q0 चार्ज को लाने में। किसको लाने में, किसको लाने में, Q0 चार्ज को लाने में। ध्यान नहीं है, ध्यान दे इधर। Q0 चार्ज को लाने में वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन पोटेंशियल अगर आपको पता करना है तो आप जो भी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं उसको किसके लिए करते हैं, यूनिट चार्ज के लिए। किसके लिए करते हैं, और इसीलिए आपको ये काम जो है यूनिट चार्ज के लिए निकालना पड़ेगा। मैं इसको मिटाऊं, देखो ध्यान से। अब यूनिट चार्ज के लिए निकालने के लिए आप उसको लिखेंगे, देयरफॉर वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज गिवन बाय W। ये जो वर्क डन है उसी को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये Q0 वहां पे अपॉन में चले जाएगा, और बचेगा कौन, 1/4πε0। अब इधर केवल Q बचेगा और K भी बचेगा और ये R भी बचेगा, और इसी को हम अगली लाइन में कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P डिनोटेड बाय V। यही W/Q0 क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। यूनिट चार्ज के लिए आपने वर्क डन कैलकुलेट किया है 1/4πε0 K Q/R वोल्ट। ठीक है, यूनिट समेत लिखना है आपको। और उसके बाद नीचे में आप एक स्थिति और लिखिए, कंडीशन लिख दीजिए कि यदि ये यूनिट चार्ज, सॉरी, यदि ये पॉइंट चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज है वो एयर या वैक्यूम में रखा होता तो उस समय K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तब वो बात लिख दीजिए। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, फॉर एयर या वैक्यूम K इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ V बिकम्स 1/4πε0 K1 हो गया Q/R वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? दिस कंप्लीट्स द फॉर्मूला ऑफ फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q। कोई डाउट है क्या? है तो पूछ लियो, है तो पूछ लो, आपके पास समय है। मजा आया? कोई डाउट तो नहीं?